हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 का एसएसटी की बुक का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जानने के लिए कि पिछले कुछ साल पहले क्या हुआ था, क्या करना चाहिए, रशीदा का क्या सवाल है, कैसे पता लगाएं, सारे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, मैं सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं रशीदा के सवाल से। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सुर्खी का नाम ही ये था, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। हाँ, उसका सोचना बिल्कुल सही है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। अब कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार भी पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कल क्या हुआ था। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले साल क्या हुआ था उसको ये पता है, उससे आप बात कर सकते हो कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं हम। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या जानना चाहिए हमें अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे। हम आंखें टको यानी कि शिकारी जो होते हैं ना, उनको आंखें टको बोलते हैं। यानी कि जो शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम कितनी कुछ चीज़ें जान सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 या पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाना है। अभी बाद में लगाएंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही से ही संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब होता है यूज़ करना, इस्तेमाल करना, किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और अच्छा हाँ, मैंने तो हेडलाइट ही नहीं किया ना। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। दोनों चीज़ों को बाद में पता लगाएंगे, पहले आगे पढ़ लेते क्योंकि अभी वो पेज ही नहीं आया। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। मतलब यहाँ जो अब बोला जा रहा है ना, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का, ये जगह है ना, इस जगह क्या हुआ था, जो स्त्री और पुरुष थे ना, उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। मतलब उनको उगाना शुरू किया था। मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गेहूं या फसल कहाँ उगाना शुरू किया था, तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में स्त्री व पुरुष दोनों ने गेहूं तथा फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। जैसे कि भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय, बैल हो गई, ये जैसे जो पशु हैं इनको पालतू बनाना यानी कि पालना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गौरी तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, अभी लगाते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ।
जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, सबसे पहले चावल उपजाया गया था, मतलब उगाया गया था। जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कहाँ? उत्तर पूर्व में थोड़ा सा रब कर देती हूँ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, इस जगह जो है कृषि का विकास हुआ। विकास मतलब कृषि की, खेती बाड़ी की बढ़ोतरी हुई। और जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, उपजाया गया था, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में स्थित वाला स्थान। तो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बोला गया था कि आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो नर्मदा नदी ये रही, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, और उसके बाद हमें बोला गया था उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर और पश्चिम की साइड, सॉरी उल्टा कर दिया, ये उत्तर की और ये पश्चिम की साइड है। अब यहाँ पे सुलेमान और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान है। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का हमने पता भी लगा लिया। उसके बाद हमें उत्तर पूर्व में गारो एक मिनट पहले उत्तर पूर्व में गारो का पता लगा लेते हैं। ये उत्तर है, ये पूर्व है, यहाँ पर गारो पहाड़ियों का यहाँ पे पता लग गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में। और इसके बाद मध्य भारत में, मध्य भारत यानी कि भारत के बीच में यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ, ये रही विंध्य पहाड़ियाँ मिल गई। ठीक है, सबका हमने पता लगा लिया था कौन कहाँ था, हमें सब कुछ पता लग गया था। अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी पता लगाएंगे जैसे हमने पहले पता लगा लिया था। आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे यमुना नदी है, अब और भी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी और भी सारी, गंगा नदी, ये सारी जब एक ही में मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएंगी? सहायक नदियाँ बन जाएगी। ठीक है, गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और इसके सहायक नदी, दो चीज़ों का हमें पता लगाना है, एक इसका और एक इसका। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में एक मिनट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, वर्तमान बिहार में, यानी कि मगध उसको कहते हैं जो वर्तमान बिहार में हो। अभी मगध मतलब जो वर्तमान में, यानी कि उस टाइम से जब से ये बता रहे हैं उसमें बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी हमने देखा कि नदियों के आसपास का क्षेत्र है प्राचीन काल में, जो नदी के, ये एक नदी है, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है ना, प्राचीन काल में मगध यानी कि बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक उसको बोलते जो किसी भी चीज़ का वो होता है, जैसे हेड होता है, जैसे कोई सामान है, इसकी चीज़ का हेड जो भी होगा वो शासक होगा। ठीक है, जैसे कि या फिर कोई क्षेत्र, अब इसका जो रक्षक होगा, जैसे कि कोई भी रक्षक है तो वो शासक कहलाएगा। ठीक है, इसका जो शासक है वो उसके जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित भी किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कैसे राज्य की स्थापना? जो विशाल थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलो सिंधु नदी का पता लगाते हैं। ये रही सिंधु नदी, थोड़ा ब्लर हो रहा है। ये रही सिंधु नदी, इसकी जो सहायक नदी है सतलुज नदी, रवि नदी और चेनाब नदी और झेलम नदी, ये 4 नदी इसकी सहायक नदी हैं।
उसके बाद हमें बोला गया था कि गंगा तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाओ। तो गंगा नदी, एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और इसकी जो सहायक नदी है वो सोन नदी है। ठीक है, सहायक नदी यानी कि जो अब अगर सही शब्दों में समझे तो सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी हो जाएगी। बस अभी के लिए बच्चों इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो इसका पार्ट 2 होगा, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।